हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवाली शर्मा। सो दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्लास 11th जोग्राफी सॉइल चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। देखो, सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी का डिक्लाइन हो जाना। डिक्लाइन इन सॉइल्स फर्टिलिटी इज ऑल्सो नाउन एज सॉइल डिग्रेडेशन। क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी में डिक्लाइन हो जाता है। अब जो डिक्लाइन है ये क्या क्यों होता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस, कभी कभी क्या होता है कि सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी में डिक्लाइन होता है। या फिर ऐसा होता है कि जो सॉइल की अपर लेयर, फर्टाइल लेयर होती है, बेसिकली वो ज़्यादा रेनफॉल की वजह से इरोड अवे हो जाती है, और जो नीचे का आयरन कंटेंट या फिर सॉल्ट कंटेंट रहता है वो ऊपर सेटल डाउन हो जाता है आगे, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। अब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे इंडिया में जो हमारे सॉइल रिसोर्सेज हैं उनमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब देखो, जो सॉइल डिग्रेडेशन है ना, ये हर प्लेस पर एक जैसा नहीं होता है। ये इवन कुछ किलोमीटर्स के अंदर भी ये वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो डिपेंड करता है? टोपोग्राफी, विंड वेलोसिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, टोपोग्राफी कैसी है, कैसा रिलीफ फीचर है, वो स्लोप्स पर है या फिर प्लेन एरिया है। उसके बाद उस पर डिपेंड करेगा विंड वेलोसिटी, कितनी हवाएं चल रही हैं, किस रीजन में चल रही हैं। जैसे राजस्थान वाले रीजन में अगर हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो रेत है, सैंड है, वो एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, अब रेनफॉल पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा रेन है, कहाँ पर रेन ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा, इरोजन ज़्यादा होगा। तो ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेसिकली। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज ऑल्सो नाउन एज सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं या जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है कि सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है, प्लस इरोजन प्रोसेस गोज ऑन साइमल्टेनियसली। मतलब ये है कि जितने पार्टिकल्स हमारे सॉइल के इरोड अवे होते हैं उतने ही पार्टिकल्स ऐड ऑन होते जाते हैं। अगर सॉइल इरोड अवे होती है, ठीक है, बहती है पानी के साथ, तो सॉइल फॉर्म भी होती है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। अब मान लो ऐसा होगा कि सिर्फ सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन सॉइल हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है या फिर इरोड अवे नहीं हो रहा है, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव होगा। अब मान लो ऐसा हो रहा है कि सॉइल डिग्रेड हो रही है लेकिन और फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सॉइल का, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा ये भी। अब देखो, बेसिकली ये होता है कि बैलेंस चलता है, जितने पार्टिकल्स जाएंगे उतने पार्टिकल्स और भी फॉर्म होते हैं। लेकिन कभी कभी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इसमें क्या होता है कि सॉइल इरोड अवे ज़्यादा होती है, बहती ज़्यादा है पानी के साथ, सॉइल वेस्टेज ज़्यादा होता है और फॉर्मेशन कम होता है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर कभी कभी नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कुछ हद तक क्या करती हैं? हमारा सॉइल इरोजन करती हैं। हम लोग क्या करते हैं? हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें घर चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस करते हैं, रोड चाहिए, रेलवेज चाहिए, हमें कल्टीवेशन के लिए कुछ लैंड चाहिए, सेटलमेंट के लिए कुछ लैंड चाहिए, या फिर हमें अपने जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए हमें पास्चर लैंड चाहिए, या फिर हमें बाकी और भी बहुत ज़्यादा नीड्स हैं हमारी जिनके लिए हमें लैंड चाहिए। तो फिर हम कहाँ से लैंड लाएंगे? वो आसमान से थोड़ी गिरेगी। हम क्या करते हैं? हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, कटिंग ऑफ द ट्रीज़ करेंगे, प्लेन एरियाज़ बनाएंगे, जंगलों को काट देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? देखो, सॉइल को बाइंड कौन करके रखता है? हमारी ट्रीज बाइंड करके रखते हैं। अब हम उनको ही काट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल इरोजन तो होगा ना। अब नेचुरल फैक्टर्स कैसे इस पे अपना रोल प्ले करते हैं? विंड एंड वाटर, हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से भी, ये भी पावरफुल एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अब विंड कैसे करता है? एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज होंगे तो जहाँ पे सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरिड होगी, ठीक है, सूखी सॉइल होगी, और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। या फिर सेमी एरिड जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि विंड इरोजन होता है। वाटर इरोजन कहाँ पे होता है? जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी या फिर स्लोप थोड़ा टेढ़ा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है? विंड इरोजन होती है, सॉरी, वाटर इरोजन होती है। अब देखो, विंड इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर इरोजन के बारे में। देखो, वाटर इरोजन में क्या होता है? दो टाइप्स की इरोजन होती है, दो तरीकों से, शीट इरोजन एंड उसके बाद गली इरोजन। शीट इरोजन कैसे होती है कि ये बेसिकली लेवल लैंड्स के ऊपर होती है, नॉट इजीली नोटिशिएबल बट हार्मफुल, रिमूव्स फाइन पार्टिकल्स। ये क्या करती है कि छोटा छोटा शॉवर होता रहता है, बारिश का होती रहेगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और क्या होता है कि हमारा जो फाइन फर्टाइल ऊपर से पार्टिकल्स होते हैं ना सॉइल के, वो धीरे धीरे रिमूव अवे हो जाते हैं, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि पहले कितना स्लोप हुआ करता था या कैसा फाइन पार्टिकल्स हुआ करते थे, और अब वो रिमूव हो गए हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सारे फाइन पार्टिकल्स को क्या करता है? रिमूव कर देता है। अब जो गली इरोजन होता है ना, इसको हम इजीली नोटिस कर सकते हैं।
ठीक है। ये स्टीप स्लोप्स पे जो ऐसे टेढ़ा सा स्लोप रहता है वहाँ पे ये होता है। गलीज डीपन विद रेनफॉल, मतलब ज़्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से जो गलीज हैं वो ज़्यादा डीप हो जाते हैं, जो कि दिखते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं जहाँ पे हम क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, उन एरियाज़ को ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और फिर उसके बाद उसको अनफिट बना देता है कल्टीवेशन के लिए। उसके ऊपर फिर कल्टीवेशन नहीं की जा सकती क्योंकि उसके फ्रेगमेंट्स बन गए ना, और यही आगे जाके क्या बनते हैं, रेवाइन्स बन जाते हैं। ठीक है। रेवाइन्स बेसिकली क्या होता है, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं सॉइल के। ठीक है। ये रेवाइन्स ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, चंबल बेसिन में देखने को मिलेंगे। और इन रिवाइन्स को ही जब ये हमारी जो गली इरोजन की वजह से जब रिवाइन्स बन जाते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी, जो कि हमें तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलती है। अब इंडिया में क्या हो रहा है कि 8,000 हेक्टर्स की लैंड जो है वो हम लूज़ कर रहे हैं रिवाइन्स को हर साल। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर साल 8,000 हेक्टर्स की लैंड रिमूव करना, मतलब कि हमारी जाती है लूज़ करना रिवाइन्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि एक डिस्ट्रक्शन है हमारे लिए। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब देखो सॉइल इरोजन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। हम सॉइल इरोजन करते जा रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो चुका है, अब प्रॉब्लम बन चुकी है। ये एग्रीकल्चर के ऊपर भी अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालता है और कुछ अदर अफेयर्स के ऊपर भी, अफेयर्स के ऊपर भी बेसिकली डालता है। लोअर डाउन द कैपेसिटी ऑफ रिवर्स। क्या होता है, जब हमारा इरोजन होता है तो रिवर्स के साथ क्या होता है कि हमारी मिट्टी भी साथ में मिक्सअप हो जाती है। और जो सॉइल, मान लो ये हमारी रिवर है, तो यहाँ जब सॉइल सेडिमेंट्स इकट्ठे कर देगी तो पानी के लिए बहुत कम नैरो एरिया बचा होता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हमारे घर इवन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फ्लड्स की वजह से। और ये कैसे आते हैं, सॉइल इरोजन की वजह से। ठीक है। अब देखो डिफॉरेस्टेशन भी एक फैक्टर है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं। देखो पहले ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ के बेनिफिट्स देखो। ट्रीज़ क्या करते हैं, प्लांट्स को शेड, लीव्स को शेड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट बढ़ जाता है। उसके बाद जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो हमारी सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, ताकि अगर ज़्यादा रेनफॉल भी हुई तो हमारी जो सॉइल है उसकी इरोजन नहीं होती है। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ह्यूमस कंटेंट भी कम होता जा रहा है और साथ में जो हमारी सॉइल है वो भी डेन्यूड अवे हो रही है, मतलब कि सॉइल इरोजन हो रहा है। और मेनली ये आपको हिली पार्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ओवर इरीगेशन भी एक कॉज है। देखो ओवर इरीगेशन से क्या होगा, सैलिनिटी होती है, हम पानी निकालते जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को निकालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो सैलिनिटी बढ़ रही है सॉइल में, और लोअर प्रोफाइल सॉइल कम्स अप। और जो नीचे की सॉइल होती है, नीचे का जो सॉइल कंटेंट रहता है, जिसमें मिनरल्स में जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर में आयरन ऑक्साइड होता है, या फिर सॉल्ट कंटेंट जो है वो ऊपर आता जा रहा है और हमारी फर्टिलिटी जो है सॉइल की उसको ख़त्म कर रहा है। ठीक है। ये प्रॉब्लम बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है। वो एरियाज़ जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर फर्टिलाइज़र्स या कुछ ऐड किया है अपनी सॉइल में। ठीक है। और हाफ ऑफ द ऐसी लैंड है, हमारी टोटल लैंड की जो हाफ ऐसी लैंड है, हाफ परसेंटेज ऐसी लैंड है जो कि कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है, कुछ डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन से पास ऑन हो रही है। हर साल इंडिया जो है मिलियंस ऑफ टॉन्स की जो हमारी सॉइल है वो हम क्या कर रहे हैं, एवरी ईयर इंडिया लॉसेस मिलियंस ऑफ टॉन्स ऑफ सॉइल टू इट्स डिग्रेडेशन। ठीक है। डिग्रेडेशन में हम मिलियंस ऑफ टोन्स की सॉइल को हम हर साल जो है वो लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या क्या स्टेप्स ले रही है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन इज़ अ मेथोडोलॉजी टू मेंटेन। सॉइल कंजर्वेशन में क्या आता है, बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है जिसमें हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सॉइल इरोजन को कम करेंगे, सॉइल का एग्जॉस्शन कम होगा, उसका वेस्टेज कम होगा, और हम डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द सॉइल, जो सॉइल जहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं क्रॉप ग्रो नहीं करती है, या बैरन लैंड होगी या डिग्रेडेड लैंड होगी, उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, हम कर रहे हैं चेक ओपन कल्टिवेबल। देखो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सबसे पहले स्टेप क्या रहता है, उसको समझो। ठीक है। पहले उसको देखो, समस्या क्या है उसको समझो, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ओपन कल्टिवेबल लैंड हमारे पास कितना खुला ऐसा एरिया है जहाँ पे हम कल्टिवेशन कर रहे हैं, अगर वो स्लोप्स ऑन स्लोप्स फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है। हम कितने एरिया के ऊपर हम फार्मिंग कर रहे हैं। और फिर हमें देखना है कि जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 15 to 25% का हमारा स्लोप ग्रेडियंट है, उस एरिया को हमें कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर करना भी पड़ रहा है तो हमें ट्रेसेस बनाने चाहिए, लाइक जैसे ऐसे पूरा माउंटेन्स के राउंड हमें पूरे बनाने हैं, कुछ एरियाज रखने हैं, ताकि
जो स्लोप है, अब स्लोप्स के ऊपर डायरेक्टली अगर हम क्रॉप्स को लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रो नहीं करेंगे। कुछ हम ऐसे ट्रेसेस बनाएंगे पूरे एरियाज, आप गूगल कर सकते हैं, ट्रेस को मैंने डायग्राम नहीं शो की है। तो हमें ट्रेसेस बनानी है ताकि जो वाटर का फ्लो है, जब माउंटेन के बिल्कुल ऊपर से पानी जो है वो बॉटम तक जाएगा बिल्कुल नीचे एंड पोर्शन में, तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, सॉइल को अपने साथ इरोड भी नहीं करेगा, बेसिकली उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, लेवल कम होता जाएगा। ठीक है। अब ओवरग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन शुड बी कंट्रोल्ड बाय एजुकेटिंग विलेजेस। हमें लोगों को अवेयर करना है कि आपको जो है वो सॉइल की डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है बेसिकली, और किस तरह से कल्टीवेशन करनी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्टॉप करना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर लैंड के पीस को या एरिया को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें आग जला के उसको पूरा जलाते हैं, धुआं करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर कल्टीवेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। ग्रेजिंग हमें ज़्यादा नहीं करनी है ग्रेजिंग, जिसकी वजह से भी हमारा जो ग्रास है वो रूट्स उसकी जो है वो अपरूटेड हो जाता है, तो फिर वो बैरन लैंड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमें क्या क्या करना है, काउंटर फार्मिंग करनी है, जिसमें हमें साइड साइड में पूरी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनानी है। ठीक है, मिट्टी की प्रोटेक्टिव लेयर्स बनानी है लैंड्स के साइड साइड में, ताकि वाटर का जो फ्लो है उसकी वजह से जो सॉइल है वो इरोडवे ना हो। हमें बाइंडिंग करनी है सॉइल की, काउंटर ट्रेसिंग करनी है, साइड साइड में पूरे बनानी है, मिट्टी से ही बनानी है, बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर्स बनानी है। हमें रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री करनी है, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग कम करनी है, कवर क्रॉपिंग, क्रॉप्स को कवर करके रखना है, मिक्स फार्मिंग करनी है, जिसमें हम अलग अलग क्रॉप्स लगा सकते हैं ताकि जो इरोजन है वो कम हो और सॉइल जो है हमारी वो क्रॉप्स की वजह से बाइंड रहे। ठीक है। क्रॉप रोटेशन करनी है, क्रॉप रोटेशन इस तरह से कर सकते हैं। क्रॉपिंग बेसिकली कवर कैसे करनी है आपको, ये वाला जो है पहले साइड साइड में पूरी ट्रीज लगानी है और बीच में आपको क्रॉप लगानी है ताकि हमारा इरोजन ना हो। और क्रॉप रोटेशन 7th स्टेप जो है वो कैसे करना है, क्रॉप्स लाइक एक क्रॉप के साथ साथ दूसरी लगानी है, या फिर एक क्रॉप के ख़त्म होते ही फिर आपको दूसरी क्रॉप लगानी है। क्रॉप का रोटेशन करते रहना है, ऐसा नहीं है कि आपको साल भर 2-3 साल एक ही क्रॉप को लगातार लगाते जाना है, पहले राइस लगाओ फिर वीट लगाओ, कुछ इस तरह से आपको रोटेशन भी करते रहना है। ठीक है। मेजर्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट 7 मेजर्स थे, जिसमें काउंटर फार्मिंग है, काउंटर ट्रेसिंग है, रेगुलेटरी फॉरेस्ट्री, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ये कुछ स्टेप्स हैं सॉइल इरोजन को कम करने के। ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल, जो कि हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं विंड से या फिर कुछ अदर फैक्टर से, लेकिन जो कि वाटर की वजह से हमारा इरोजन हो रहा है उसको कैसे स्टॉप करें। हमें गली इरोजन को भी प्रिवेंट करना है। हमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है गली इरोजन का, उसको हम ट्रेसिंग से, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रोवाइड करके हम उसको कम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी गलीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि बड़ी बड़ी जो गलीज़ हैं वो बने ही ना, तो इसके लिए हम डैम्स बना सकते हैं और टाइम टू टाइम हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो गली इरोजन है वो नहीं बनने चाहिए। तो इस तरह से अगर हम उनको बनने से पहले ही स्टॉप कर दें तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। कंट्रोल हेडवार्ड एक्सटेंशन ऑफ गलीज़ को बनने से पहले ही रोक देना है। गली प्लगिंग करके, ट्रेसिंग करके, प्लांटिंग, कवर वेजिटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा के भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल एरियाज़ के बारे में। अब जो हमारे रेतीले या फिर जो जहाँ पे कंटेंट कम है, ये जो एरिड एरियाज़ हैं जिनको हम कहें, तो सेमी एरिड और एरिड एरियाज़ में कैसे हम अपनी सॉइल इरोजन को कम करेंगे। प्रोटेक्ट लैंड्स फ्रॉम सैंड ड्यून्स, यहाँ पे हमें बेसिकली लैंड को सैंड ड्यून्स से बचाना होता है। उसके लिए हम शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं, साइड साइड में ट्रीज़ लगा देते हैं दोनों साइड्स में, ताकि विंड जब आएगी तो वो हमारी क्रॉप्स को या फिर क्रॉप्स के साथ जो सैंड है या फिर जो सॉइल है उसको अपने साथ ना लेके जाए। ठीक है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लाइक फॉरेस्ट्री प्लांट्स लगा सकते हैं। इनफर्टाइल लैंड्स को हम पेस्चर्स में, देखो जो लैंड हमारे पास इनफर्टाइल है जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता है, हो सकता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उनको हम ग्रेजिंग लैंड्स की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं वहाँ पे ग्रेज कर सके, तो उनको हम पेस्चर लैंड्स बना सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स हुई बेसिकली हमारी सॉइल्स के ऊपर, हैव बीन मेड टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में, बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में सैंड ड्यून्स से प्रोटेक्शन के लिए, सैंड ड्यून से हम सॉइल को बचा सके, उसके लिए हमने कुछ स्टेबलाइज स्टेप्स लिए, बेसिकली CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है। अब हमारा जो बेसिकली ये तो राजस्थान की बात थी। अब अगर हम बात करें जो हमारा सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है, जो कि 1953 में सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसने नंबर ऑफ प्लान्स बनाए हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। ठीक है। सॉइल को कैसे कंजर्व करना है उसके ऊपर कुछ प्लान्स बनाए गए हैं। अब प्लान्स किस चीज़ के
कुछ चीज़ को तो उन्होंने माइंड में रखा होगा, किसी भी चीज़ के ऊपर प्लान कैसे बनाया जा सकता है, सोसाइटी को, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपने पर्सपेक्टिव में रखते हुए हम कोई भी प्लान बना सकते हैं। तो हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल बिहेवियर एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, हमने लोगों का बिहेवियर देखा, सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सूखा है या एरिड है, रेनफॉल ज़्यादा है या फिर ड्राई रीजन है, उस तरह से हमने पूरा देख के कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड देख के हमने प्लान्स बनाए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारे प्लान्स हैं बेसिकली ये फ्रैगमेंटेड प्लान्स हैं, इनका पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्रैगमेंटेड आप कह सकते हैं, ये बंटे हुए प्लान्स हैं, ठीक है। ये बिल्कुल यूनिटी में नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही होगा, हम करेंगे ही करेंगे इन प्लान्स के ऊपर। तो बेसिकली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग बनाने की। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है सॉइल को कंजर्व करने की, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग में बेसिकली हमें क्या करना है कि लैंड्स को हमें क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, किस लैंड में क्या ग्रो कर सकता है, लैंड के क्या फीचर्स हैं, कैसा कलर है, कैसा टेक्सचर है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान्स बनाने हैं, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है और लैंड के यूजेस के ऊपर हमें मैप्स बनाने हैं। पूरा हमें देखना है कि कहाँ पे किस तरीके की लैंड है और उस लैंड को हमें बिल्कुल राइट यूज़ में डालना है। ऐसा नहीं है कि किसी क्रॉप के ऊपर कैश्यू नट ग्रो कर सकते बट हम उसके ऊपर टी ग्रो कर रहे हैं, या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली प्लान्स बना सकती है, लेकिन ज़्यादा मैटर ये करता है कि जो सिटीजन्स, जिनकी लैंड है, जिनका एग्रीकल्चर एरिया है, वो उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए विलेजर्स को अवेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरह से अपनी लैंड को यूज़ करना है। बेसिकली रेस्ट ऑफ इट, प्लान तो बना देगी गवर्नमेंट, लेकिन रेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर, जो कि इन प्लान्स को बनाएंगे, जो कि इन प्लान्स के ऊपर बेसिकली काम करेंगे और इन प्लान्स का बेनिफिट लेंगे। सो दिस चैप्टर इज़ अप टू एंड। सो चैप्टर ख़त्म हो गया है बेसिकली, और नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।